नमस्कार, आप देख रहे हैं गहुई समाज न्यूज़ और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है समाज की बहुत ही फेमस गायिका और समाज सेवी श्रीमती प्रियंका पवन खंताल जी। मैम, आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लोकप्रिय जो ये गीत है, लोकगीत होते हैं, जो समाज से जुड़े आप गीत गाती हैं, लोगों को इंस्पायर करती हैं। आपकी क्या इंस्पिरेशन है, आपकी क्या जर्नी रही है, उसके बारे में आप समाज को बताना चाहेंगे? मेरी जो जर्नी रही है समाज को देखते हुए, मुझे लगता है कि समाज को हमारी संस्कृति, हमारे जो सनातन धर्म है, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और समाज को आगे बढ़ के एक-एक हाथ बढ़ा के इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे हमारी बुंदेलखंड से रहने वाली हूँ मैं, स्पेशली अगर बुंदेलखंड की बात करें तो हमारी जो भाषा है बुंदेली, इसको हमें और विश्व स्तर पे लेके जाना है और आज बहुत सारे लोग जो हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मैं खुद भी इस लोक गायन के थ्रू, इस इंटरव्यू के थ्रू आपको बताना चाहूँगी कि अभी उत्तर प्रदेश लोक गायन संस्कृति के थ्रू मैंने फर्स्ट प्राइज़ वहाँ पे जीता था लोकगीत गा के। और मैं चाहूँगी कि मैं अपने गीतों के द्वारा इसमें मैं लोकगीतों को और अधिक शामिल करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समाज को आगे उठाने का कार्य करूँ। जी बिल्कुल, जैसे आप समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में हैं। अभी देखा गया है कि बीते दिनों हमारे महासभा के चुनाव हुए थे, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी, चाहे वो वोटर्स हो, चाहे जिन्होंने कैंडिडेट बन के उसमें लिया हो, वो अच्छे पैमाने पे हमें दिखी है। प्रचार में भी बहुत महिलाएँ दिखी हैं। तो समाज में जो महिला सशक्तिकरण है, विमेन एम्पावरमेंट को लेके एक जागरूकता बढ़ रही है, उस पे क्या राय है आपकी? विमेन एम्पावरमेंट को लेके मैं ये बोलना चाहूँगी स्पेशली विमेंस को कि जो भी विमेंस हैं और उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी, तो मैं आपको बताऊं जो पढ़ी लिखी हैं और आज जो समाज में ज़्यादा मतलब एक बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल वुमेन्स जो हैं और हर क्षेत्र में वो आगे आ रही हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, मैं आपको बता दूं कि आप थोड़ा सा पीछे जाइए, आप अगर रूरल्स में जाएंगी तो वहाँ पे भी महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। महिलाएं जो हैं वो खेतों में बराबरी से काम करती हैं। अगर वो खेतों में बराबरी से काम करती हैं, घर में बराबरी से काम करती हैं, तो देश में, चुनाव में और हर एक क्षेत्र में मुझे लगता है कि उन्हें जो भी अभी पीछे हैं, जो ये सोचती हैं मैं आगे जाऊंगी, मैं कैसे काम करूंगी, क्या करूंगी, तो उन्हें और आगे आना चाहिए, अपने हॉबीज़ को, अपने टैलेंट को आगे निकालना चाहिए कि जिससे उन्हें समाज में एक जो रुतबा, एक जो ओहदा होता है वो उन्हें मिल जाए और वो अपने आप को एक उनकी एक अपनी पहचान हो। आज महिलाओं की बहुत बड़ी पहचान है और आगे आने वाले समय में महिलाएं जो हैं एक कहेंगे ना कि अभी पुरुष समाज देश जो हम लोग बोलते हैं और पुरुष प्रधान समाज बोलते हैं, पुरुष उसी हिसाब से महिला समाज का एक निर्माण हो रहा है और धीरे धीरे करके हम एक महिला समाज के नाम से इस देश को जानेंगे। बिल्कुल, महिलाओं के साथ-साथ युवा पीढ़ी भी जो है हमारे समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमने इस बार मतदान जो हमारा हुआ था उसमें भी देखा, बट युवा पीढ़ी जो है उसका ये देखने को मिला है कि जैसे आप लोकप्रिय गीत से जुड़ी हैं, समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, बट आज जो युवा पीढ़ी है जो एक मॉडर्न हम देखते हैं सोसाइटी के लहजे से कि वो जो हमारी पौराणिक कथाएँ हैं या जो हमारा साहित्य है, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ वगैरह है, उनसे कहीं न कहीं दूर जा रही है। वो सिर्फ़ फ़िल्म अगर किसी उससे रिलेटेड आ जाती तो वो देखने चले जाते हैं या जो ऑनलाइन आजकल चल रहा है सीरीज़ देख लेते हैं, बट एक्चुअल में वो पढ़ने में जो लिटरेचर है उससे कहीं न कहीं दूर भाग रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कि क्या लोकगीत के माध्यम से हम युवाओं को दोबारा उस चीज़ से अवगत करवा सकते हैं? बिल्कुल अवगत करा सकते हैं और इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँगी इसमें विशेष जो रोल है वो पेरेंट्स का है। बीइंग अ मदर, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को, या मैं अपने बच्चों को लेके बोलूं कि हमें लगता है कि हम ही उनकी पहली नींव हैं और हम ही उनकी नींव का आधार हैं। हम खुद ही उनके माइंड में क्या होता है, बच्चा जब होता है तो वो उसका माइंड प्लेन होता है, हम ही सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाउनलोड करता है और जैसे जैसे हम बताते हैं उसको वो वैसे वैसे चलता है। हम जो बताएंगे वही वो करने लगेगा, वो जो देख रहा है वही वो करने लगेगा। अब बच्चा जो है वो रील स्क्रॉल करके वो कथा या भजन तो सुन नहीं रहा है, क्योंकि या तो उस तरीके का माहौल आपकी फैमिली में होना चाहिए। पुराने ज़माने में हम देखते थे फैमिली में ही हमारे दादाजी हैं वो रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण जब दादाजी पढ़ रहे हैं तो नाती भी बैठ के उनके पास बैठा हुआ है, वो सुन रहा है, उसका भी उसमें इंटरेस्ट आता है। अब जब बच्चा होता है हम उसको पहले स्कूल के लिए प्रेशर करते हैं, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। स्कूल जाने के लिए बाद हम उसको नौकरी के लिए प्रेशर करने लगते हैं, आपको जॉब करनी है, आपको जॉब करनी है। आपको देखें कि ओल्ड टाइम में कोई नौकरी के लिए भेजता नहीं था,
घर पे लोग आते थे कि आप अपने बच्चे को ये करवा दीजिए, तो वो लोग, क्योंकि हम बिजनेस के लिए डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम उनको डेवलप कर रहे हैं नौकरी के लिए। आप नौकर बन जाइए, आप 8 घंटे 12 घंटे 14 घंटे की आप ड्यूटी करिए, आप नौकर बन जाइए। तो नौकर के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाइए, ये बन जाइए। उसमें हम कहीं ना तो समाज को कोई ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं कि 20% लोग, हम मैं आपको बताऊँ 80% तो इसी दौड़ में भाग रहे हैं कि हाँ, हमको जॉब करनी है, हमको अपनी फैमिली देखनी है, अपना घर चलाना है, दैट्स इट, इतना ही उनका मोटिव है। 20% जो है वो कथा के माध्यम से, हमारे गुरु जी भी बागेश्वर वाला जी, इनको देख लीजिए, धीरज कृष्ण शास्त्री को, और भी कई सारे हैं, अनुरुद्धाचार्य जी को। ये जो 20% है जिनके पास इतनी पब्लिक जा रही है, इतने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आप गौ रक्षा करिए, आप आगे आइए, कुछ लोग उनको देख के मोटिवेट हो रहे हैं। मुझे भी लगता है कि शायद मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो अपने लोकगीत के द्वारा, अपने भजन के द्वारा लोगों को मोटिवेट कर पाऊंगी। कोई तो एक ऐसा होगा जो निकल के बाहर आएगा। और किसी को ना कर पाई तो मुझे लगता है शायद मैं अपने बच्चों को ही कर पाऊँ। ये चीज़ मैं अपने बच्चों को दे पाई तो ये भी एक पीढ़ी में बहुत बड़ा सुधार होता है। क्योंकि बुजुर्ग कह गए हैं कि खुद का सुधार पहले करिए तो समाज का सुधार तो अपने आप ही हो जाएगा जी। तो जैसे आपने अभी अपने लोकगीत का जिक्र किया, मैं चाहूंगी कि आपने किस तरीके के लोकगीत गाए उसके बारे में आप थोड़ा हमें अभी मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ लिखे भी हैं और अभी मैंने जो लोकगीत गाए हैं जो अभी चलन में चल रहे हैं, एक हमारे बुंदेलखंड को लेके गीत श्री रामकिशोर मुखिया जी और उनके द्वारा मैंने सुना था उसको, वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें हमारी बुंदेलखंड की सारी चीज़ों का विवरण किया गया है और उस गीत को मैं बहुत गाती हूँ। मैं आपको उसकी 2 लाइनें सुनाती भी हूँ कि ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। और क्यों देना है? क्योंकि हमारे इस गाने में चित्रकूट और आपके चंदेरी और आपके पन्ना, हर जगह का मतलब एक वो दिया गया है, उसकी विशेषता बताई है। कहते हैं कि चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता, जहाँ रमे बरसों तक राम लखन सीता, और देव तरसते हैं आवे बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। क्योंकि भगवान राम ने सबसे ज्यादा समय जो है वो चित्रकूट में बिताया है। और लोग जब परिक्रमा करने जाते हैं तो हमारे, आप पूरा क्षेत्र उठा के देखिए तो चित्रकूट, ओरछा धाम, हमारे रामलला, दतिया, पीताम्बरा, मतलब हर जगह आपको एक ऐसा मतलब देखने को मिलेगा जहाँ से हमारे देश को एक नाम मिला है। हमारी झांसी वर्ल्ड फेमस है, हमारा चिरगांव वर्ल्ड फेमस है। कोई भी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का नाम लेता, मेरा सौभाग्य है कि मैं वहाँ की बहू हूँ और मैं भी उस कला को आगे ले जाने का प्रयास कर रही हूँ अपने बातों और आप सबके माध्यम से, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आगे ले पाऊँ, समाज को एक सुधारने में मेरा भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा भी नाम होगा तो मुझे लगेगा कि मैंने भी कुछ किया है। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। इसके साथ ही मैंने जाना इस इंटरव्यू से पहले कि आपने हिंदुत्व को लेके भी गीत लिखे हैं, तो उसके बारे में आप बताएंगे और उसकी भी अगर 2 लाइनें हो जाए तो। हिंदुत्व को लेके मैंने देखा है कि एक अभी हमारे देश में 2 तबकों में एक अलग अलग विचारधारा चल रही है। सब हिंदू मुसलमान ये चल रहा है। किसी को, जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं, भगाने का या देश से निकालने का मोटिव नहीं है कि कोई यहाँ से चला जाए। मोटिव खाली इतना सा है कि हमारे देश में आप रह रहे हो तो हमको भी सपोर्ट करिए, जैसे हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं आप हमको सपोर्ट करिए। उसका मतलब ये नहीं कि आप देश में आतंकवाद फैलाने लगे। आतंकवाद के लिए तो हमने देश में नहीं रखा है। और ये हिंदुस्तान जिसका नाम है, ये इसकी शुरुआत ही हिंदुस्तान, हिंद महासागर, हिंदू से ही हो रही है। आप उसी देश में रह रहे हैं, उसी का खा रहे हैं, उसी का पी रहे हैं और उसी के देश के लोगों को आप अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर, तो ये बहुत गलत है। तो मैं अपने गीतों के माध्यम से खाली ये संदेश देना चाहती हूँ लोगों को कि जो हमारे हिंदू भाई बहन सो रहे हैं, जो नहीं जाग रहे हैं, जिनको लग रहा है हो रहा है जो कुछ होने दो, हम गेट बंद कर लेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो खाली मैं बस इतना चाहती हूँ अपने माध्यम से कि लोगों के पास तक ये मैसेज पहुँचे। ये जो हमारे गांव के जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, मुझे लगता है कि ज़्यादा पढ़े लिखों से ये ज़्यादा बेटर है। लोग कहते जरूर है कि हिंदुस्तान भेड़िया दसान, आस्था के नाम पे इनको कुछ भी बताओ कुछ भी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, आस्था है उनकी तभी ये टिका हुआ है। आस्था नहीं होती
तो नहीं टेका होता। आज ऐसे ही लाखों करोड़ों की भीड़ नहीं हो रही होती, आज लाखों करोड़ लोग ऐसे ही पैदल पद यात्रा में नहीं गए होते, तो लोगों ने सपोर्ट भी करा है। और मैं चाहूँगी, मैंने जो भी बागेश्वर बालाजी जो हमारे आदरणीय गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनकी पदयात्रा को लेके मैंने गीत लिखा था, मैं आपको सुनाती हूँ कि सत्य सनातन का परचम, सत्य सनातन का परचम मेरे बाबा जी फहराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जय बागेश्वर धाम, जय जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सीताराम। देश विरोधी लोगों को हम ना टिकने देंगे, हिंदू हैं हम, हिंदू हैं, बस राष्ट्र की बात करेंगे। राष्ट्र हित की खातिर हम, राष्ट्र हित की खातिर हम अपनी जान मिटाएंगे, हिंदू हैं हम, हिंदू हैं हम, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो कोशिश यही है शब्दों के द्वारा किसी के कान में पहुँचे और वो जागे और एक पहल वो भी करे हमारे साथ में। अभी हमारे गुरुजी ने 3.0 पदयात्रा का ऐलान तो कर दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि जो पहली यात्रा ओरछा से शुरू हुई थी उसमें शायद ही कम लोग होंगे, जो दूसरी शुरू हुई दिल्ली से उसमें उससे भी ज़्यादा, और तीसरी मैं चाहती हूँ कि ऐसी हो कि पूरे हिंदुस्तान से जहाँ जहाँ लोग हैं, जो आउट ऑफ इंडिया भी हैं, वो भी आके शामिल हों कि 3.0 पदयात्रा जो है महाकुंभ से बड़ी होनी चाहिए। ऐसा मुझे मेरा सोचना है और ऐसा मैं चाहूँगी कि ईश्वर ऐसा ही करे कि सबको पता होना चाहिए और सबको जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं इस इंटरव्यू का अंत इसी में करना चाहूँगी कि एक तो आप समाज को जो आपके गीत है उसके द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगी, साथ ही साथ जो हमारी सरकार है वो भी देखा गया है कि लोग गीत को बहुत प्रमोट कर रही है, बहुत साथ दे रही है, खासतौर पे जब अभी अयोध्या में भी हमने देखा कि कितना भव्य ऑफिशियली उसका संपन्न हो गया, मंदिर बन गया है, ध्वजारोहण वहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो आप सरकार को और समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सरकार को और समाज को इस इंटरव्यू के द्वारा, इस चैनल के द्वारा खाली एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, बिल्कुल किसी के कहने पर रुकना नहीं है। और स्पेशली मैं इस चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जैसे सरकार ने कई जगहों के नाम चेंज किए हैं, इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज किया है, तो मैं चाहूँगी कि मैंने वहाँ पर ही एक चीज़ देखी थी कि हिंदी में भी प्रयागराज लिखा है और इंग्लिश में भी प्रयागराज लिखा हुआ है और उर्दू में भी प्रयागराज लिखा है। तो मैं बस सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ उर्दू में प्रयागराज लिखा है वहाँ पे हमारी जो सबसे पुरानी सनातनी जो भाषा है संस्कृत, उससे लिखा हुआ प्रयागराज, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और उसमें अपने गीतों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सरकार तक जो संदेश मेरे पहुँचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस समाज को जगाने में मैं प्रयास करूँगी। मेरा जहाँ पे भी सहयोग होगा मैं एक नहीं 1000% वहाँ पे अवेलेबल होंगे। नमस्कार, श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके साथ हमें जुड़ के बहुत अच्छा लगा। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए गवई समाज न्यूज़ के साथ। हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलो। डेली अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।